हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका तरुण डिजिटल क्लासेस में। मैं तरुण कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क्स एंड लाइन के एटेन्यूएटर के बारे में, टी टाइप और पाई टाइप एटेन्यूएटर। तो क्या होते हैं एटेन्यूएटर, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जो आज के सेशंस के जो आउटलाइंस होंगे वो देखेंगे, क्या आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा डेफिनेशन ऑफ एटेन्यूएटर, डिजाइन ऑफ एटेन्यूएटर एंड एटेन्यूएटर नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, सिमेट्रिकल टी टाइप नेटवर्क और सिमेट्रिकल पाई टाइप नेटवर्क। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सिमेट्रिकल टी टाइप नेटवर्क के बारे में। साथ ही साथ इसमें कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो भी हम लोग देखेंगे, जहां पर जो एटेन्यूएटर के जो वैल्यू होते हैं, जो इसके इम्पीडेंस होते हैं और रेसिस्टेंस जो होते हैं उसे कैलकुलेट करेंगे। एटेन्यूएटर डेफिनेशन: सिग्नल्स आर सेंट from one place to another place through a medium. These signals can be data signal, voltage signal, current signal, etc. When the distance traveled by a signal increases, the strength of the signal gradually decreases. This gradual loss of intensity of signals through a medium is called attenuation. तो यहाँ पर जो एटेन्यूएशन, जो एटेन्यूएटर की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। कोई भी सिग्नल जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर किसी मीडियम के थ्रू सेंड किया जाता है तो हो सकता है कि ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस जो सिग्नल के स्ट्रेंथ हैं वो डिक्रीज कर सकते हैं। इसलिए ये जो डिक्रीमेंट है, ये जो ग्रेजुअल लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल है, जो सिग्नल के जो इंटेंसिटी है वो ग्रेजुअली लॉस होते हैं, इसके स्ट्रेंथ में डिक्रीमेंट आता है। तो इस तरह के डिक्रीमेंट को, इस तरह के सिग्नल के जो वैल्यू, जो लो स्ट्रेंथ जो कम हो रहा है, इसे एटेन्यूएशन कहते हैं। बेसिकली जो एटेन्यूएटर है वो जो यूज होता है वो यूज होता है जनरेटर सर्किट में यूज किया जाता है, और ये एंटीना सर्किट में भी यूज किया जाता है। जब सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है, यदि हाई लेवल के सिग्नल हैं तो उसे एटेन्यूएट करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस इसे सेंड करने के लिए इस तरह के एटेन्यूएटर का यूज किया जाता है। तो एटेन्यूएटर एक तरह के पैसिव टू पोर्ट नेटवर्क डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। बेसिकली द अमाउंट ऑफ एटेन्यूएशन इज मेजर इन डेसिबल। तो जो एटेन्यूएशन को मेजर करने के लिए जो यूनिट है उसे डेसिबल कहते हैं। इस डेसिबल से ये डिसाइड होता है कि कितने अमाउंट का एटेन्यूएशन हुआ है किसी भी सर्किट में, किसी भी सिग्नल के स्ट्रेंथ में। डिजाइन ऑफ एटेन्यूएटर की बात करें तो एटेन्यूएटर्स आर द पैसिव टू पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये टू पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो एक पैसिव डिवाइस है। दीज आर प्योरली डिजाइन यूजिंग द रेसिस्टर, और इसे रेसिस्टर को यूज करके इसे डिजाइन किया जाता है। हेयर द रेसिस्टर्स आर अरेंज एज अ वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, और रेसिस्टर को इस तरह से अरेंज किया जाता है जैसे कि एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क की तरह से अरेंज किया जाता है। साथ ही साथ वोल्टेज डिवाइडर रूल को अप्लाई कर यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है डिजायर रेसिस्टर को। एटेन्यूएटर डिजाइन डिपेंड ऑन द लीनियर लाइन ज्योमेट्री ऑफ कनेक्टिंग वायर्स बिटवीन द डिवाइस। तो जो डिज़ाइन है वो बेसिकली डिपेंड करता है रेसिस्टर पे, और कितने अमाउंट का रेसिस्टर होगा इस पे, और साथ ही साथ इसके डिजाइन मैकेनिज्म में जो प्रोसेस यूज होता है, वो जो नेटवर्क यूज होता है उसे वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क कहते हैं। तो ये था डिजाइन ऑफ एटेन्यूएटर, जहां पर बेसिकली रेसिस्टर का यूज होता है। एटेन्यूएटर नेटवर्क एंड एटेन्यूएटर नेटवर्क्स मस्ट फुलफिल फॉलोइंग कंडीशन। ये कंडीशन होने चाहिए किसी भी एटेन्यूएटर नेटवर्क में। पहला है इट मस्ट गिव करेक्ट इनपुट इम्पीडेंस, एक करेक्ट इनपुट इम्पीडेंस होना चाहिए। मस्ट गिव करेक्ट आउटपुट इम्पीडेंस। साथ ही साथ थर्ड में जो है वो है इट मस्ट प्रोवाइड स्पेसिफाइड एटेन्यूएशन। जो एटेन्यूएशन लेवल है वो भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। इन जनरल एटेन्यूएशन इज एक्सप्रेस इन डीबी। जो एटेन्यूएशन लेवल है उसे डीबी में कैलकुलेट किया जाता है, और उसे लिखा जाता है कुछ इस तरह से D = 10 log 10 पावर इनपुट पावर बाय आउटपुट पावर। तो जो ये रेशियो है, ये जो पावर
जो पावर के इनपुट और आउटपुट के जो पावर रेशियो है उसे लॉगरिथमिक स्केल में सॉल्व किया जाता है 10 log 10 में, और जो यहाँ से वैल्यू आते हैं वो कहलाता है D, और D को ही कहते हैं ये एटेन्यूएशन इन डेसिबल। तो ये जो है एटेन्यूएशन अमाउंट ऑफ एटेन्यूएशन लेवल को D से डिफाइन किया जाता है। जो वैल्यू होते हैं वो D होते हैं, जहाँ पर ये इनपुट और आउटपुट के रेशियो होते हैं। Types of attenuator. Attenuators are available as both fixed attenuator and adjustable attenuator. तो attenuator यहाँ पर बेसिकली दो टाइप से वैल्यू के बेसिस पर इसे दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फिक्स एटेन्यूएटर और दूसरा होता है हमारे पास एडजस्टेबल एटेन्यूएटर। जो फिक्स एटेन्यूएटर होता है, फिक्स एटेन्यूएटर नेटवर्क्स आर नोन एज एटेन्यूएटर पैड्स, और इसे एटेन्यूएटर पैड्स कहते हैं जहां फिक्स वैल्यू के एटेन्यूएशन लेवल देखने को मिलता है। दीज आर अवेलेबल फॉर द स्पेसिफिक वैल्यू फ्रॉम 0 to 100 dB, और ये 0 से 100 dB के बीच में जो फिक्स एटेन्यूएटर होते हैं जिसे एटेन्यूएटर पैड्स कहते हैं, तो ये 0 से 100 dB के बीच होता है। जबकि एटेन्यूएटर्स आर कॉमनली फाउंड इन द रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड ऑप्टिकल एप्लीकेशन। तो एटेन्यूएटर को जो कॉमनली यूज किया जाता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी में और इसके ऑप्टिकल एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी एटेन्यूएटर आर यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, व्हेयरएज द ऑप्टिकल एटेन्यूएटर आर फाइंड एप्लीकेशन इन द ऑप्टिकल फाइबर। तो यहाँ पर जो वैल्यू के बेसिस पर जो एटेन्यूएटर थे वो दो टाइप के एटेन्यूएटर थे, एक फिक्स एटेन्यूएटर और दूसरा एडजस्टेबल एटेन्यूएटर। फिक्स एटेन्यूएटर पैड्स की बात करें तो ये तीन टाइप के होते हैं, जिसमें कि पहला टाइप होता है पाई एटेन्यूएटर पैड्स, दूसरा टाइप होता है टी एटेन्यूएटर पैड्स, और जो थर्ड टाइप होता है वो होता है ब्रिज टी एटेन्यूएटर पैड्स। तो हम लोग वन बाय वन ये देखेंगे हर तरह के एटेन्यूएटर को। सबसे पहले आज बात करेंगे हम लोग टी एटेन्यूएटर पैड्स के बारे में, जो कि होता है इन टर्म ऑफ टोपोलॉजी द टी एटेन्यूएटर पैड्स इज अपोजिट टू द पाई सेक्शन रेसिस्टिव एटेन्यूएटर, but it is performed equally as well. This form of RF attenuator has two resistors in series and each other between the input and output, and a single resistor is taken to the ground from the junction of two series resistors. In this way, the series resistor of one input and output forming a T section. तो T टाइप के जो एटेन्यूएटर होते हैं उसे कुछ आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये हमारे पास सिमेट्रिकल टी टाइप के एटेन्यूएटर थे, जहां पर हमारे पास दो जो रेसिस्टर लगे हैं वो कुछ इस तरह से ये सीरीज के रेसिस्टर्स हैं, और इसके बीचों बीच एक सिमेट्रिकली R2 को कनेक्ट किया गया है। यहाँ पर वैल्यू जो लिया गया है पहला रेसिस्टर का वो R1/2 है और दूसरा भी R1/2 है। दोनों रेसिस्टेंस की वैल्यू सेम है, और इसे टी नेटवर्क डिज़ाइन के लिए एक R2 रेसिस्टर लगाया गया है। यह सिमेट्रिकल टी टाइप के एटेन्यूएटर है, इसीलिए इसके इनपुट पे जो रेसिस्टर होंगे वही आउटपुट पे भी रेसिस्टर होंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल टाइप के एटेन्यूएटर के कारण जो इनपुट इंपीडेंस होंगे, जो इनपुट रेसिस्टेंस होंगे वही आउटपुट रेसिस्टेंस होंगे, तो दोनों वैल्यू सेम होगा। टाइप के नेटवर्क में अब हम बात करेंगे इसके डेरिवेशन पार्ट का। यदि हमें कैलकुलेट करना हो I2 तो हमें करेंट डिवाइडिंग रूल के थ्रू हम यहाँ पर I2 कैलकुलेट करेंगे। साथ ही साथ हमें कैलकुलेट करना होता है रेसिस्टेंस। जो एटेन्यूएशन होता है वो रेसिस्टेंस के कारण होता है, इसमें हमें फाइंड आउट करना होता है R1 और R2। तो हमें यहाँ तीन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना है। एक कैलकुलेट करना है हमें I2 की वैल्यू को, R1 के वैल्यू को और R2 के वैल्यू को। यदि हम यहाँ पर I2 के वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो एक सिंपल करंट डिवाइडिंग रूल को अप्लाई किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं यदि किसी रेसिस्टेंस के थ्रू हमें करंट फाइंड आउट करना हो तो करंट डिवाइडिंग रूल ये बोलता है कि जो हमारा मेन करंट है, जो मेन सोर्स करंट हमारा है, वो सोर्स करंट वो मल्टीप्लाई होता है उसके अपोजिट, उसके जो अपोजिट जिस रेसिस्टेंस में निकालना है उसके अपोजिट रेसिस्टेंस से मेन करंट को
मल्टीप्लाई किया जाता है, साथ ही साथ सभी रेसिस्टेंस का समेशन होता है। तो यदि हम यहाँ पर अप्लाई करें करंट डिवाइडिंग रूल, तो आप देख सकते हैं कि हमें I2 निकालना है। तो इसलिए जो I1 करंट है, जो हमारा मेन करंट I1 है, उस करंट को मल्टीप्लाई किया गया है जिस रेसिस्टेंस के थ्रू हमें करंट निकालना है, उसके अपोजिट रेसिस्टेंस जो होते हैं उससे मल्टीप्लाई किया जाता है। साथ ही साथ टोटल रेसिस्टेंस कौन कौन सा है? टोटल रेसिस्टेंस हमारे पास होगा, वो रेसिस्टेंस जो हमारे पास होगा वो होगा R1/2, R2 और R0। तो ये करंट डिवाइडिंग रूल है और इस करंट डिवाइडिंग रूल की मदद से हम निकाल सकते हैं I2। करंट जो R0 में जा रहा होता था उसे I2 कहते हैं और I2 करंट हमने निकाला। साथ ही साथ यदि अब हमें, मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि यदि इनपुट के करंट और आउटपुट का करंट, इन दोनों करंट का रेशियो को हम यदि n से डिफाइन करें, यदि I1 और I2 के रेशियो को n से यदि डिनोट किया जाए तो वो कुछ इस तरह से होगा। जो I1 है उसे यदि मैं इस साइड डिवाइड कर दूं तो ये हमारे पास एक वैल्यू बचेगा और ये n का वैल्यू ही हम यूज करेंगे अभी आगे के टर्म्स में। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा यहाँ से कैलकुलेट हो चुका है, n मैंने कैलकुलेट किया, दैट इज नथिंग बट अ रेशियो बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट करंट। अब इसी सर्किट में सिमेट्रिकल टी टाइप के एटेन्यूएटर में अब हमें इनपुट रेसिस्टेंस और आउटपुट रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। जैसा कि ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है तो इनपुट और आउटपुट रेसिस्टेंस सेम होंगे और यहाँ से यदि R in को कैलकुलेट किया जाए, इक्विवेलेंट निकाला जाए, तो आप सिंपली देख सकते हैं कि ये हमारा R0 और R1/R2 ये सीरीज में है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये जो R2 है ये क्या है, ये जो है पैरेलल में है। तो यहाँ पर जो इन दोनों का समेशन सीरीज में है, ये फिर इसके साथ ये पैरेलल में आएगा और ये पैरेलल में आने के बाद ये फिर से R1/2 के साथ सीरीज में जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से हम लोग R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ R इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया गया है। R0 की वैल्यू को लिया गया है पहले, तो R0 यहाँ पे पहला टर्म हमारा है, फिर ये सीरीज के साथ है R1/2, तो इसे सीरीज में प्लस सिंपली किया गया है। R2 नेक्स्ट हमारा R2 है जो पैरेलल में है, इसे पैरेलली कनेक्ट किया गया है और लास्ट में हमारा एक टर्म बचता है R1/2 जो सीरीज में चला जाएगा, इसे यहाँ पर सिंपली प्लस किया गया है। तो यहाँ से ये जो आपने देखा ये था हमारा एक इक्विवेलेंट इनपुट रेसिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाएगा और यहाँ से जैसे ही मैं कैलकुलेट करूँगा इस सारे सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन के जो रूल्स हैं उस रूल को फॉलो करते हुए यदि एडिशन किया जाए तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरह से हमारे पास एक रिजल्ट बन के आएगा, जो आप देख सकते हैं R0 = R2 × R0 + R1/2 by R0 + R2 + R1/2 + R1/2। तो ये हमारा एक आउटपुट रेसिस्टेंस देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप यदि इन दोनों को देखें, इन दोनों से यदि कंपेयर किया जाए तो आप सिंपली देख सकते हैं जो हमारा वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये वैल्यू हमें देखने को मिलता है। ये जो वैल्यू सिमेट्रिकल नेटवर्क के अनुसार यदि हम इस n के वैल्यू को यदि इसमें पुट किया जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर R2 है और सभी रेसिस्टेंस का समेशन है। सिमिलरली यहाँ R2 है और नीचे में सभी रेसिस्टेंस का समेशन है। तो सिर्फ इतने से इस वैल्यू को हम 1/n पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1/n को यदि पुट किया जाए, 1/n को यदि पुट किया जाए यहाँ पर, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये टोटल टर्म है ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये 1/n यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और जो रेसिस्टेंस बचे हुए हैं वो रेसिस्टेंस हमारा रह जाएगा। तो यहाँ पर पुट करने के बाद हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आता है जो होता है ये R1/2 = R0 n-1 n+2। ये हमारे पास फाइनल टर्म आता है। यदि यहाँ से R1 यदि हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो किसी भी वैल्यू में, किसी भी इक्वेशंस में यदि हम इस R1 की वैल्यू को पुट करेंगे तो सिंपली हमारा
R2 भी कैलकुलेट हो जाता है। तो ये दो पैरामीटर से जहाँ पर हमने I2, R1 और R2 को कैलकुलेट किया। तो ये एक सिंपल सा एटून्यूएटर, सिमेट्रिकल टी टाइप एटून्यूएटर में R1 के वैल्यू को कैलकुलेट किया, R1 के वैल्यू को कैलकुलेट किया और R2 के वैल्यू को कैलकुलेट किया, और इसी वैल्यू के बेसिस पे हम फर्दर सिमेट्रिकल पाई टाइप एटून्यूएटर के बारे में बात करेंगे आने वाले नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा ये ईमेल आईडी है। साथ साथ हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां आपको इस लेक्चर के PDF फाइल आपको मेल कर दिया जाएगा या व्हाट्सअप पे दिया जाएगा। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।